निर्णय अंतिम होता है। तथा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। तथा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा से विधेयक को पारित करने के उपरांत राज्यसभा में भेजा जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। तथा इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती। तथा इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती। हालांकि, उसी में लिखिएगा, हालांकि राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकती है। हालांकि राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकती है। लेकिन लोकसभा के लिए ये सुझाव बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा इस पर सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा के लिए ये सुझाव बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा मैक्सिमम या अधिकतम मैक्सिमम या अधिकतम 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तथा राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं।
पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। क्लियर? क्या बोला? हाँ, बाध्यकारी है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति को चूंकि पहले ही अनुमति दे दिया गया है ना, तो जिस चीज़ को आप अनुमति दे दिए कि घर बना लो, ठीक है, तो आपने पूछा घर बना रहे हैं हम, तो हाँ बना लो। अब घर बन गया, बोला नहीं बुलडोजर चलाओ, ऐसा थोड़े होगा। तो भाई बोलिएगा कि नहीं हमने तो बोला था, आपने तो बोला था बनाने के लिए, जब बोला था तो फिर आपको मानना पड़ेगा, बाध्यकारी होगा कि भाई आप घर में रहिएगा। बाद में बन गया तो बोलेंगे, नखरा करेंगे कि नहीं हम नहीं रहेंगे इसमें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि सिंपल सा है कि इसमें 2-3 चीज़ को समझना खाली है। इसको नहीं रोक सकता, रोक देगा तो जान रहे देश एकदम नहीं कर सकते हैं। रोक देगा तो धन भूखे लोग मर जाएगा सब, समझ में? क्योंकि पूरा का पूरा पैसा होता है इसमें, और ये जो है आपका पास होना होता है, समझे? ये फरवरी में जाता है ना, ये जो है आपका मार्च तक में जो है इसको पास कराना होता है। अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है, आप मार्च तक ही ना पैसा आप क्लियर करवाते हैं। अप्रैल के बाद जो है अप्रैल से 1 अप्रैल से जो है नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है, तो आप पास कीजिएगा तब ना अप्रैल का पैसा रिलीज होगा। किससे? नहीं, उससे क्यों संबंधित रहेगा? ये तो सिंपल सा बात है आपका कि आपका ये पूरा का पूरा खर्च से संबंधित होता है। आप जो 1 साल में खर्च किए हैं पैसा, मान लीजिए कि आपने मान लीजिए हाँ, धन से संबंधित नहीं है, लेकिन उसमें डाल दिया गया। हाँ, अब चूंकि उससे सब्सिडीज आपको डालना है, तो कहीं ना कहीं वित्तीय चीज़ों को ना उसमें डाल दिया गया कि वित्तीय से संबंधित चीज़ों को जो है आपको पारित कराना है, बेनिफिशियरी बनाना है। ठीक है, अब मान लो कि जो है यहाँ पे जो है मान लीजिए कि जो है आपका जो वित्तीय जो खर्च है ना, अब ये आप क्या मानते हैं? 1 अप्रैल टू जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही आपका ना होता है वित्तीय वर्ष, जो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है, यही होता है। अब मान लीजिए कि जो है आपको 31 मार्च का जो है 1 अप्रैल से मान लीजिए कि 2023-24, ठीक है, 23-24 का जो है आपका जो है पास हो गया। कब? फरवरी मार्च वाला में बजट सत्र में पास हुआ, तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल से 2023 से जो है 31 मार्च 2024 तक, समझ में? अब 1 अप्रैल 2024 से जो है 31 मार्च 2025 का जो पैसा तो आपको पास कराना होगा ना, क्योंकि यहाँ तक तो आपका है पैसा, मार्च तक में एंड हो रहा है, लेकिन अप्रैल से आपका उस पैसा तो है नहीं, तो अप्रैल से लिए आपको पास कराना होगा, तो बजट तो आपको पास कराना ही पड़ेगा ना। नहीं पास करेंगे तो कैसे आपका जो है खर्च निकलेगा? अप्रैल का बहुत लोगों को सैलरी नहीं जाएगा, बहुत जो खर्च है वो खर्च आप रोक लेंगे पूरा, ठीक है। तो इसलिए इसको 1 अप्रैल से इसको रिलीज करना ही होगा, और राष्ट्रपति को अनुमति दे देंगे कि रोक लो विधेयक, और रोक लिया राष्ट्रपति, तब तो फिर भूखे मरिएगा ना तेल आएगा, ना गैस आएगा, ना कुछ आएगा, सब कुछ बंद। तो राष्ट्रपति को इसको रोकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पूरा जो है ये क्या है, पैसे संबंधित है, इसमें जो है पूरा खर्च इसमें रखा जाता है, समझ में? धन विधेयक के माध्यम से इसमें खर्च का लेखा जोखा होता है। बजट क्या, बजट थोड़े कोई विधेयक होता है, बजट तो एक प्रोविज़न होता है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, उस प्रोविज़न को जो है आप क्या करते हैं, धन विधेयक के माध्यम से पार कर देते हैं। भाई वो प्रोविज़न को अंतर्गत आप क्या करेंगे? पैसा ही नहीं चाहिए आपको, तो पैसा तो आप कहाँ से निकालेंगे? फिर वो सीधे विनियोग विधेयक में जाएंगे, धन विधेयक के माध्यम से डाल देंगे।
का लेखा जोखा बजट कराता है आगामी, है ना। पिछला बोलिएगा तब नहीं होगा। क्या बोला, नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं तो उसी समय तो पास किया गया था 3 महीना का, है ना। तो अभी तक का पैसा है उसके पास, जुलाई तक का। हाँ, वो जो है आपका अतिरिक्त बजट हो जाता है, वो पूरक बजट के रूप में जो है इसको किया जाता है। हाँ, उसी को तो बता रहे हैं, उसी की तो बात हो रहा है। अभी तो बजट पास होगा, अभी जो बचा हुआ है 31 मार्च तक का बजट जो है अभी पास होगा, समझ में आया। और जो उस समय पास किया गया था वो अंतरिम बजट पास किया गया था। अंतरिम बजट में कुछ महीने को प्रोविजन होता है जब तक सरकार का जो है कार्यकाल होता है। अब फिर नया सरकार आएगा तो नया बजट पास करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया धन विधेयक? कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है ना? डाउट है, ठीक है। डाउट है तो बहुत पूछ लो, क्योंकि इतना आसान भाषा में समझा रहे हैं कि धन क्या होता है, समझ में आया? देखो, इसीलिए जैसे उस समय हुआ ना, उस समय इसीलिए आरोप लगाया जाता है कि जो है सरकार जो है कोई भी बिल को, कोई भी विषय को जो है धन विधेयक के माध्यम से रख के निकाल लेती है, जो गलत है ना। माना जाता है कि गलत है। इसमें पिटीशन भी गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो है इस तरीके से जो है धन विधेयक में इस तरह प्रोविज़न तो है नहीं, लेकिन सरकार जो है चूँकि प्रोविज़न में है कि कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो एक सब्जेक्ट है और बाकी कोई विषय है तो उसमें जो है पास करवा लेती है सरकार, ठीक है। लेकिन वो धन विधेयक की परिभाषा को ओरिजिनल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सरकार उसको पास करवा लेती है। पिटीशन में गया था कि नहीं, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। सरकार इस तरीके तो कोई भी चीज़ों को जो अनिवार्य रूप से पास करा देगी, राज्यसभा को कोई महत्व ही नहीं रहेगा, उसका महत्व खत्म हो जाएगा ना। तो ये था, लेकिन चूंकि जो है सरकार तो सरकार है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग का है जो है वो है वित्त विधेयक, ठीक है। अब वित्त विधेयक में हम लोग जाएंगे तो वित्त विधेयक में जो है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक में दो श्रेणी है। फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक और दूसरा है सेकेंड श्रेणी के वित्त विधेयक, ठीक है। 2 श्रेणी का है, तो पहले इसका परिभाषा लिख लो, उसके बाद फिर जो है इसका बताएंगे प्रक्रिया। तो हेडिंग लिखो फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक। देखो फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक लिख लिए, उसमें लिखा धन विधेयक की तरह धन विधेयक की तरह इसमें अनुच्छेद 110 के विषय
शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसे भारत के राष्ट्रपति के सिफारिश, इसे भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर शुरू किया जाता है। शुरू किया जाता है और लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में पेश किया जाता है। हालांकि धन विधेयक के विपरीत जहां लोकसभा का निर्णय, हालांकि धन विधेयक के विपरीत जहां लोकसभा का निर्णय प्रचलित होता है, देखें लोकसभा का निर्णय प्रचलित होता है। फर्स्ट श्रेणी वित्त विधेयक, फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक दोनों सदनों की स्वीकृति, दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद पारित होता है। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद पारित होता है। देखें, दोनों सदनों के स्वीकृति के बाद पारित होता है। अब देखो, सिंपल सा समझो, धन विधेयक समझ में आ गया। 110 में जो प्रोविज़न है, सिंपल सा समझो कि 110 में जो प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न जो है अगर है 110 का प्रावधान, कंडीशन क्या है, 110 का कोई भी प्रावधान हो या सभी प्रावधान, ठीक है, 110 का प्रावधान हो प्लस अन्य विषय भी शामिल हो तो फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक होगा। फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक होगा, समझ में। 110 का कोई भी प्रोविज़न हो, 110 का जो भी है प्रोविज़न, जो धन विधेयक में जो भी परिभाषा में बताया है, नया कर लगाने का हो, हटाने का हो, या संशोधन करने का हो, या उधार किससे संबंधित कोई विनियमन हो, या फिर जो है संचित निधि भारित कोई व्यय हो, या जो है संचित निधि से पैसा निकालना हो, या संचित निधि, आकस्मिक निधि या लोक लेखा निधि को प्रोटेक्शन करना हो, अगर इससे संबंधित कोई भी विषय है, लेकिन सिर्फ यही ना हो, समझ में आया, सिर्फ यही ना हो, अगर यही है तब तो फिर वो धन विधेयक में चला गया। इसके साथ कोई और भी विषय होना चाहिए, तब वो वित्त विधेयक में जा सकता है, कोई और भी विषय, समझ में आया, मतलब और भी विषय अगर है, कोई और भी विषय
जैसे मान लीजिए ये प्रोविज़न है, मान लीजिए कि विनियोग विधेयक हम लेके आए, मान लीजिए कि हमको धन निकालना संचित निधि से। अब प्रोविज़न है संचित निधि से जो है, संचित निधि से जो है धन निकालना है, धन निकालने का प्रोविज़न हो, है ना। दूसरा हो सकता है कि संचित निधि पर जो है कोई जो है, संचित निधि पर कोई जो है व्यय भारित किया गया हो, है ना। संचित निधि पे कोई जो है व्यय भारित कर दिया गया हो, ठीक है। अब ये प्रोविज़न तो धन विधेयक में भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है। अब यहाँ पे ये है, प्लस जो है इसमें जो है और कोई प्रोविज़न रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए प्रोविज़न इसमें रख दिया जाए क्या, कि मान लीजिए जो है महिलाओं को जो है हर मंथ जो है 1000 या 1000 जो है रुपया देने का प्रावधान करते हैं। समझ में आया। अब इसमें प्रोविज़न कर देंगे महिलाओं को जो है हर मंथ जो है रुपया देने का प्रोविज़न कर दें, या कोई भी ऐसा विषय रख दिया, सरकार के ऊपर है कौन विषय रखती है। अगर कोई भी विषय ऐसा है, इस प्रोविज़न के साथ कोई भी विषय है, तो वो विधेयक के श्रेणी फर्स्ट में आ जाएगी। समझ में आया। ये जो है 110 का प्रावधान है और कोई अन्य विषय शामिल कर लिया गया है। समझ में आया। कोई भी विषय वो सरकार के ऊपर है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं दिया गया है कि अन्य विषय में क्या शामिल होना चाहिए। अन्य विषय में सरकार के ऊपर है कि कोई भी विषय उसमें डाल देता है तो वित्त विधेयक की श्रेणी में चला जाएगा, लेकिन फर्स्ट श्रेणी का, ठीक है, फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक में। अब फर्स्ट श्रेणी के वित्त विधेयक में है तो यहाँ पे दो प्रोविज़न तो धन विधेयक की तरह ही है। एक प्रोविज़न है कि राष्ट्रपति के अनुमति से इसको लाया जाएगा, और दूसरा प्रोविज़न है कि लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। लेकिन तीसरा जो प्रोविज़न है कि राज्यसभा को पावर, वहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे राज्यसभा को पावर दिया गया है। वहाँ पे लोकसभा के आधार पर जो है क्या होता था, पास हो जाता था, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में भी पारित करना पड़ेगा तो ही क्या होगा, ये पास होगा। क्लियर। ये आपका जो है वित्त विधेयक का जो है तीसरा जो है वित्त विधेयक का फर्स्ट श्रेणी का हो गया। सेकंड श्रेणी में आते हैं वित्त विधेयक का। सेकंड श्रेणी में बोलता है, सेकंड श्रेणी में है, लिख लो तब फिर इसको समझाएंगे। यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधानों का, यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, लेकिन संचित निधि से संबंधित कोई अन्य प्रावधान हो, लेकिन संचित निधि से संबंधित कोई अन्य प्रावधान हो, तो उसे सेकंड श्रेणी के वित्त विधेयक, तो उसे सेकंड श्रेणी के वित्त विधेयक के रूप में माना जाता है। सेकंड श्रेणी के वित्त विधेयक के रूप में माना जाता है। ये देखो आर्टिकल जो है, जो पहला है फर्स्ट श्रेणी का, उसके लिए उल्लेख कहाँ किया गया, आर्टिकल 117 क्लाउज 1 में, ठीक है। और सेकंड श्रेणी का है आर्टिकल 117 क्लाउज 3 में, ठीक है। 117 में ही दोनों का उल्लेख है, लेकिन क्लाउज 1 में जो है
प्रथम श्रेणी क्या है, क्लाउज 2 में जो है क्लाउज 3 में सेकंड श्रेणी का वित्त विधेयक है। यहाँ पे बोला सेकंड श्रेणी के वित्त विधेयक में बोल रहा है कि भाई सेकंड श्रेणी के वित्त विधेयक क्या है। बोला कि देखो यहाँ पे क्या है, 110 का प्रावधान है, साथ में अन्य कोई विषय है, तो प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक हो गया। इसमें बोल रहा है कि 110 का कोई प्रावधान जो है, 110 का जो प्रावधान है उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये एकदम अपोजिट है। यहाँ बोला कि यहाँ पे जो है रहना चाहिए 110 का, यहाँ बोल रहा है 110 का नहीं रहना चाहिए। समझ में, 110 का नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन रखा गया है कि संचित निधि से जो है, संचित निधि से संबंधित कोई अन्य प्रावधान हो। संचित निधि से संबंधित कोई अन्य प्रावधान, मतलब संचित निधि पर जो 110 में प्रोविजन है उसको छोड़कर, समझ में, संचित निधि में 110 में जो प्रोविजन है, मतलब निकालने का पैसा है ना, उस पर भारित व्यय करने का या प्रोटेक्शन करने का, इनसे संबंधित चीज़ों को छोड़कर कोई और अगर कोई प्रोविजन अगर संचित निधि से किया जाता है तो फिर 110, समझ में, मतलब 117 के क्लाउज 3 के तहत जो है सेकंड श्रेणी के वित्त विधेयक के तहत कर सकते हैं। मतलब 110 का कोई भी प्रोविजन ना हो और संचित निधि से कोई अन्य प्रावधान हो, बस इतना होना चाहिए। अगर ये है तो फिर जो है ये सेकंड श्रेणी का जो है ये वित्त विधेयक कहलाएगा। ठीक है। अब देखो इस दोनों में अंतर क्या है तो दोनों फाइनेंस बिल ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये जो है एकदम धन विधेयक की तरह है। ये जो है अब प्रोविजन धन विधेयक का है तो धन विधेयक की तरह ही हो गया है, समझ में, लेकिन वो धन विधेयक से एकदम अलग है, समझ में, धन विधेयक से एकदम अलग है। और जो है ये जो है एक तरीके से क्या है कि इसका जो है पूरा का पूरा पावर जो है कैसा है, इसका जो अगर प्रक्रिया देखेंगे तो ये एकदम साधारण विधेयक की तरह है, साधारण विधेयक की तरह। मतलब इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति से कोई अनुमति भी नहीं चाहिए, समझ में, राष्ट्रपति का कोई अनुमति नहीं चाहिए, किसी भी सदन में लेके आ जाइए आप, लोकसभा में ले सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, किसी भी सदन में लेके आ जाइए। दूसरा है कि जो है उसके बाद जो है किसी भी सदन में लेके आइए, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है लोकसभा पारित करेगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अगर संशोधन कर दिया तो लोकसभा को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेगा तो गतिरोध हो जाएगा, समझ में। तो राज्यसभा का यहाँ पे पूरा पावर आ गया, जैसे साधारण विधेयक के रूप में था वैसे ही पावर आ गया। अगर गतिरोध होगा तो संयुक्त बैठक भी यहाँ हो जाएगा, समझ में, यहाँ पे संयुक्त बैठक हो सकता है, समझ में। लेकिन धन विधेयक वाला मतलब है नहीं संयुक्त बैठक का प्रोविजन, क्योंकि वहाँ पर राज्यसभा का पावर ही नहीं था, यहाँ पे पावर है संयुक्त बैठक का प्रोविजन का। तो यहाँ पे वित्त विधेयक का अगर सेकंड श्रेणी है तो संयुक्त बैठक का भी प्रोविजन हो सकता है। ठीक है। इसमें 2 पॉइंट और लिख लो। लिखो, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के सिफारिश सदन में
इस पर चर्चा आरंभ होता है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद सदन में इस पर चर्चा आरंभ होता है। ठीक है, आरंभ होता है, मतलब चर्चा आरंभ होता है राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद। हो गया क्लियर? समझ में सबको आ ही गया होगा। कल एक चार्ट बना देंगे दोनों में क्या अंतर होता है, वित्त विधेयक और धन विधेयक में, एक चार्ट बना के बता देंगे। और कल बजट चलेगा आप लोग का, ठीक है। बजट चलेगा तो आप लोग का लगभग जो है पार्लियामेंट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, न्यायपालिका। हाँ, उसमें अब ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोग सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। न्यायिक सक्रियतावाद है, न्यायिक जुडिशल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविटीज़ में है, ठीक है। जनहित याचिका पढ़ा चुके हैं, उसका पढ़ना है नहीं हम लोग को, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं, तो बस हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ना है बस, ठीक है। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसका जुडिक्शन के बारे में कुछ बता देंगे, खत्म। ठीक है, थैंक यू।